हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से आज हम बात करेंगे सिर्फ इन टॉपिक्स की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, फिर उसकी हेल्प से हम वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है, आइसोटोप, आइसोबार और एवरेज एटॉमिक मास के न्यूमेरिकल्स। तो ये आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चे, तो जुड़े रहना, पूरा लेक्चर पूरा देखना और ये सारे टॉपिक्स आपको एकदम क्लैरिटी के साथ फिर समझ में आएंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें बेस बना लेते हैं। देखिए, होता यह है कि जो भी हमारे पास आज एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो भी एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, तो उसकी डिस्कवरी डाल्टन ने किया था। बट डाल्टन की डिस्कवरी के बाद एटम के ऊपर अलग अलग मॉडल्स बनाए गए, जैसे कि रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर वो फेल हुआ तो फिर पहले थॉमसन का मॉडल आया था, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर उसके बाद बोहर मॉडल आया। इन सभी मॉडल्स में एक बात सभी में बोली गई कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस नाम की चीज होती है, ठीक है, जो कि रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था उसको। और फिर रदरफोर्ड ने बोला था कि जो एटम में न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, क्योंकि आपने देखा होगा एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है बच्चे, उसके अंदर तो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो याद रखना है कि इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और इनके अराउंड कुछ शेल्स होती हैं जिनको हमने बोला था डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। बोहर मॉडल में अगर आप जाएंगे तो उसके अराउंड कुछ शेल्स होती है और उन शेल्स के अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और ये बिल्कुल ठीक वैसे रिवॉल्व कर रहे हैं जैसे कि आपका सोलर सिस्टम होता है ना, बीच में सन होता है और चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ होता है। बट यहाँ पर इन ऑर्बिट्स को हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का नाम देते हैं, या फिर इनको एनर्जी शेल्स भी कहा जाता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी शेल्स में घूमता है तो वो एक फिक्स एनर्जी के साथ घूमता है, यही बोर मॉडल में कहा गया था। तो आपको इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नॉलेज होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, ठीक है। तो आइए बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब जितने भी हमारे पास ये एलिमेंट्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ सिंबल उनको दिया गया और उन सभी एटम्स को कोई नंबर्स भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नंबर उनके साथ जुड़े होते हैं, एक को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, एक को कहते हैं मास नंबर। तो आइए सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, अगर आपको किसी को बताना ही हो कि एटॉमिक नंबर होता क्या है, तो वो आप क्या डिफाइन करेंगे? क्योंकि देखिए पेपर में डेफिनेशंस भी आती है, इसलिए आपको डेफिनेशंस भी याद करनी होंगी। तो एटॉमिक नंबर्स की डेफिनेशन दी गई है कि इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ protons present in the nucleus of atom। यानी कि किसी भी एटम का यदि आपको एटॉमिक नंबर चाहिए तो आप ये नोटिस करिए कि उसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन्स है। जितना भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स निकल कर आएगा वही उसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा। एटॉमिक नंबर को जो सिंबल दिया जाता है वो Z दिया जाता है। ध्यान रखिए, इस पूरे चैप्टर में एटॉमिक नंबर का सिंबल Z रहेगा। तो यानी कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये मिल गया कि Z हमेशा किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और वो प्रोटॉन्स की क्वांटिटी अगर आप चेक कर लें तो फिर हम बता सकते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो जितना प्रोटॉन्स उतना ही एटॉमिक नंबर माना जाता है। लेकिन अब देखिए, इसी एटॉमिक नंबर्स की मदद से ही हम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं। मतलब ये बताते हैं कि हम कौन सी शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वो जो क्वांटिटी होती है वो हमें इसको बताना होता है। तो लेकिन उसके लिए तो हमें सब प्रोटॉन्स नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोटॉन्स तो शेल्स में नहीं घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने के लिए वी नीड इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ये कैसे पता करते हैं कि सर किस एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है? ये कैसे पता किया जाता है? तो देखिए, मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जो आपको समझनी है, तभी आप पता लगा पाएंगे कि किस एटम में। अब जरूरी नहीं कि टीचर आपको एटम्स देंगे, टीचर आपको आयंस भी दे सकते हैं, लाइक कटायंस एंड अनायंस, और फिर वहां पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखी जा सकती है। तो आइए हम सीखते हैं कि एटॉमिक नंबर की मदद से आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए पहला काम आपको यह करना है कि सारे एटम्स के जो सिंबल्स हैं वो आपको लर्न करने हैं। लाइक फॉर हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, सोडियम का सिंबल क्या है, और उन सबके फिर आपको एटॉमिक नंबर्स भी लर्न करने हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो वहां पर आपको एक टेबल मिलेगा, और उस टेबल के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको सारे एलिमेंट्स विद सीक्वेंस उस एटॉमिक नंबर के साथ लिखे गए हैं।
तो आइए पहले वो टेबल देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में वो टेबल किस तरह से दिया गया है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल्स क्या क्या रहेंगे। देखिए, तो अगर आप देखें तो ये वो टेबल है जिसको आपने लर्न करना होगा और आपको ये इसी सीक्वेंस में ही लर्न करना है जिस सीक्वेंस में यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहला एलिमेंट्स हमारे पास होता है हाइड्रोजन, जिसका सिंबल है H। ऐसी हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस तरह से चले जाएंगे आप कैल्शियम तक। तो ये सिंबल्स तो देखिए आपको लर्न करने विद एलिमेंट। उसके बाद आपको लर्न करने इनके एटॉमिक नंबर्स। तो अगर आप देखें तो ये जो हमें यहाँ पे दे रखा है ये इनके एटॉमिक नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर्स अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका Z हमें दे रखा है, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। ऐसे करते करते आप कैल्शियम तक जाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो आपको ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स और विद देयर एटॉमिक नंबर्स लर्न होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही फिर आप आराम से इनके क्या लिख पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिख पाएंगे। तो आइए बच्चे, अब हम मान के ही चलते हैं कि आपको ये टेबल लर्न हो गया है और उसके बाद हम इस टेबल को आप कैसे यूज करेंगे आइए वो देखते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर्स की मदद से कैसे लिख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज आपने क्या ध्यान में रखनी है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं तो ये जो हमारी शेल्स होती हैं, जो बोहर ने अपने मॉडल में बताया था कि जो हमारी फर्स्ट शेल होती है, अगर हम यहाँ पे शेल की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट शेल होता है वहां पर आपका जो नाम होता है उसका, जब हम अपना फर्स्ट शेल लेते हैं तो फर्स्ट शेल का नाम होता है के शेल। ऐसे अगर हम सेकंड शेल में चले जाते हैं तो सेकंड शेल को नाम दिया गया है एल शेल। ऐसे अगर हम थर्ड शेल में चले जाते हैं तो उसको फिर हमने नाम दिया हुआ है, ये नाम आपको इसी तरह से याद करने हैं, के शेल, और उसके बाद आता है एल शेल, और उसके बाद आता है फिर आपका एम शेल। और ऐसे अगर आप फोर्थ में चले जाते हैं तो फोर्थ शेल को नाम दिया गया है एन शेल। तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि देखिए अब क्या होता है कि हर किसी शेल की एक अपनी कैपेसिटी होती है कि अपने अंदर वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, तो वो कैपेसिटी आपको याद रखनी होगी। तो याद रखें कि के शेल के अंदर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मैं आपको बता रहा हूं जो कि आप उनमें भर सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप नहीं भरेंगे। तो के में आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं 2, एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आप करेंगे 8, एल में भी 8, और इसके बाद एन की जरूरत हमें देखिए कैल्शियम और पोटेशियम में ही पड़ती है। बाकी अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो उसमें टेबल तो वैसे भी आर्गन तक दिया गया है, ठीक है। फिर भी अगर आप इलेक्ट्रॉन्स आगे फिल करते हैं तो उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको आप एन में डाल देना, ठीक है। लेकिन यह ध्यान रखना कि के शेल में मैक्सिमम 2, एल में मैक्सिमम 8 और एम में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और एन की जरूरत इतनी ज्यादा होगी नहीं, लेकिन अगर होती है तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, अगर जब के एल एम फिल हो जाए तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को फिर आप एन शेल में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ये नहीं कि आपने जब इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं तो आपने कहीं पता लगा एल में 10 भर दिए, तो एल में 10 नहीं भर सकते आप, एल में सिर्फ 8 ही भर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको आपने अगली शेल में भेज देना है, ठीक है। तो आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझाता हूं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है, सोडियम की लिखो। तो अगर आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, या तो देखो मैं इसको एक नई तरीके से आपको समझाता हूं। आप क्या करें, यहां पर हम 3 केस बनाएंगे। देखिए, अब वो 3 केस क्या रहेंगे जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में फिर आसानी होगी। तो सबसे पहला केस क्या बन सकता है, देखिए सबसे पहला केस ये बन सकता है कि आपका जो एटम होगा वो न्यूट्रल होगा। एटम जो होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। एटम का न्यूट्रल होना मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो एटम अगर आपका न्यूट्रल है मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है कि उस एलिमेंट का जितना भी एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसके पास क्या होगा, प्रोटॉन्स होगा। एटॉमिक नंबर आपको याद होगा, जैसे आप उस टेबल को याद कर लेंगे तो आपको सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लर्न हो जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर जितना भी होगा वो आपने इक्वल कर देना है किसके, प्रोटॉन्स के। मतलब उस एलिमेंट के पास उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, और भाई उसके पास उतने ही क्या भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि अगर एटम आपका न्यूट्रल है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की क्वांटिटी क्या होती है, सेम होती है। क्यों सेम होती है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर एक नेगेटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन पे अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स पर आप एक नेगेटिव लेंगे, तो जितना प्रोटॉन्स रहेगा उतना ही अगर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो फिर आपका जो
कह सकते हैं चार्ज जो होगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी हमेशा सेम लेके चलना जब भी एटम आपका क्या है, न्यूट्रल है। अभी मैं इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा, लेकिन अभी आपने याद रखना है कि अगर एटम न्यूट्रल है तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर इसमें केस 2 लेते हैं, अगर आप केस 2 लेते हैं, ठीक है, अगर आप केस 2 लेते हैं तो फिर ये हो सकता है कि आपका जो एटम है वो कैरी करता होगा पॉजिटिव चार्ज। एटम कैरी पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे बताइए कि आपको पता है कि जब एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए, जब एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे कटायन कहते हैं। तो जब भी आपके एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो कटायन बन जाएगा। ठीक है, कटायन बन जाएगा। तो उस केस में अब क्या होगा सर? उस केस में देखिए, अब जितना भी उस एटम का क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, तो देखिए अभी प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि प्रोटॉन्स हमेशा देखो एटॉमिक नंबर से ही आता है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना प्रोटॉन होगा, डेफिनेशन यही कहती है। तो प्रोटॉन्स तो अभी भी उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल है। एटॉमिक नंबर मतलब Z हो गया। ठीक है, तो लेकिन क्या सर अब इलेक्ट्रॉन्स भी एटॉमिक नंबर के बराबर रहेंगे? नहीं, क्योंकि अब क्या हो गया, उसके ऊपर चार्ज आ गया। जब भी किसी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि उसने इलेक्ट्रॉन या तो लॉस कर दिए या तो गेन कर दिए। लेकिन जब किसी एटम पे चार्ज पॉजिटिव होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लॉस करता है, क्योंकि लॉस करने से पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर आपको वो पता करना हो तो Z में जितना भी उसके पास चार्ज है वो आपने घटा देना है, माइनस कर देना है। जितना भी उसके ऊपर चार्ज है उसके एटॉमिक नंबर में से आपने उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, अगर एटम न्यूट्रल है तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स बराबर, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तभी तो न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स में कुछ भी डिफरेंस आएगा तो ही चार्ज बनेगा। तो अगर केस 2 अगर आप ले रहे हैं तो अगर एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस करे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देखिए कटायन कब बनता है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। E माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, E माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन अगर उसने लॉस कर दिया तो ही तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जितना भी उसका एटॉमिक नंबर था और जितना उसके ऊपर चार्ज था, तो एटॉमिक नंबर में से चार्ज को क्या कर देना है, आपने माइनस कर देना है। तब आपको पता लगेगा कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब भी कटायन बनेगा तो याद रखेंगे कि प्रोटॉन्स की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा आएगी किससे, इलेक्ट्रॉन से। ये मैंने कुछ सिंबल सा दे दिया, P+ मतलब प्रोटॉन मान लो और E- का मतलब आप क्या मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स मान लो। तो प्रोटॉन यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रहेंगे। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आगे, इसलिए मैं उसका बेस बना रहा हूं। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रोटॉन्स नहीं फिल करना, हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। तो पहले हमें यह भी तो पता होना चाहिए उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने। तो फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस हो गया, अब चलते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस पे अगर आप आते हैं तो फिर ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपका जो एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज हो। तो एटम कैरी नेगेटिव चार्ज। अब सोचिए कि अगर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आता है, तो एटम पे नेगेटिव चार्ज याद रखिए तब आता है जब एटम बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इस सिचुएशन में अब क्या होगा, एटम गेन इलेक्ट्रॉन। और जब एटम कहीं से भी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो इस केस में याद रखें प्रोटॉन्स तो हमेशा Z के बराबर ही रहेंगे, तो वो तो आपने चेंज करने नहीं। अब बचे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आपने देखा कि मेरा वो अनायन है, इसको अनायन भी कहते हैं, है ना। अगर एटम कैरी नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे क्या कहते हैं, अनायन कहते हैं। तो अनायन के केस में अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स पता करना है कितना होगा हमारे उसमें, तो जितना भी उसका एटॉमिक नंबर था उसमें आपने चार्ज को ऐड कर देना है, चार्ज की वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, जैसे मान लो उसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है तो आप उसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करा दीजिए। अगर उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें गेन करा दीजिए। तो जब भी आपका कटायन होगा तो इलेक्ट्रॉन में से कुछ ना कुछ माइनस करना है आपने, और जब आपका अनायन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स में कुछ ना कुछ ऐड करना है। तो इसलिए आपको इस तरह से चलना पड़ेगा। तो याद रखिए, अब ये 3 केस को अगर एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, और फिर मैं इनके एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा।
तो अगर केस 1 है एटम न्यूट्रल है तो जितना अपना एटॉमिक नंबर लोगे उतना ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। लेकिन अगर केस 2 लग रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे, एटॉमिक नंबर में से माइनस करोगे चार्ज। मान लो उसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 3 पॉजिटिव चार्ज है तो फिर उसमें से एटॉमिक नंबर में से 3 हटा दो, ठीक है। और अगर आपने देखा कि वो अनायन है, मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए होंगे, क्योंकि पहले तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स हमेशा Z के बराबर ही होते हैं, क्योंकि न्यूट्रल के केस में तो इलेक्ट्रॉन Z के बराबर ही होता है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर से कोई एटम गेन करेगा या लॉस करेगा तो फिर उस इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी में बदलाव आता है। तो यहां पर हमारे को जितना भी उस पर चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन उसमें एक्स्ट्रा आपको ऐड करना होगा। तो आइए अब इसको यूज करते हैं और फिर इनकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिख सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको सबसे पहले दे दिया सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। जब आपको भी टेबल याद होगा तो इस तरह से आप भी लिख पाएंगे। तो 11 उसका एटॉमिक नंबर हो गया, यानी कि Z हो गया। तो Z बोलो कितना आ गया, इसके पास 11 आ गया। अब मैंने पूछा कि इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन्स तो 11 ही होंगे, प्रोटॉन्स तो कितने होंगे, 11 ही होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर ही प्रोटॉन्स होते हैं हमेशा। आप कोई भी केस देख लीजिए, चाहे आप ये वाला केस देखो तब भी प्रोटॉन Z के बराबर है, यहाँ भी प्रोटॉन Z के बराबर है, यहाँ भी प्रोटॉन Z के बराबर है। तो प्रोटॉन्स कभी चेंज नहीं हो सकता, चाहे एटम पे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो, प्रोटॉन हमेशा ही एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पर Z हमारा 11 हुआ, तो प्रोटॉन्स की क्वांटिटी तो यहाँ पर कितनी हो गई, 11 हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो बच्चा देखेगा कि अब ये कौन सा केस है। तो ये केस 1 है, क्योंकि एटम न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज तो नहीं है, मैंने Na+ या Na2+ या माइनस कुछ तो लिखा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स फिर किसके इक्वल होंगे, प्रोटॉन्स के ही। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रोटॉन्स के इक्वल होंगे तो वो 11 हो जाएंगे। देखिए, तो यहां पर आपको 11 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करना है और उसको अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना है, मतलब उसको शेल्स में लिखना है। तो वहां पर आप कैसे अब शेल्स में उसको लिख सकते हैं। तो मान लीजिए आपने K लिया, L लिया और M लिया। तो याद रखिए कि अब 11 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं। तो क्या मैं 11 के 11 इलेक्ट्रॉन्स ही K शेल में डाल दूंगा? नहीं सर, 11 के 11 तो K में नहीं डाल सकते। आपने कहा था कि K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आपने नहीं रखना है K में। फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन किस में लेके जाना है, L में। फिर L में कितना डाल सकता है, मैक्सिमम 8। उसमें भी इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो उसको कहां लेके जाएं, फिर M में। ये लॉजिक यूज करना है। तो बताओ 11 में से यहां कितना फिल कर सकते हैं आप, 2। तो 11 में से 2 हमने K में डाल दिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे बताओ, 9 इलेक्ट्रॉन बचे। क्या 9 के 9 ही L में डाल दें, क्या 9 के 9 ही L में डाल दें? नहीं सर, ये तो गलत हो गया, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता L के अंदर मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं। तो 9 में से कितना ही भर पाओगे आप, 8 ही भर पाओगे। तो 9 में से यहां पर कितना भर दीजिए, 8। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा हमारा 11वां इलेक्ट्रॉन, वो जाएगा आपकी 3rd शेल में, यानी कि M शेल में। तो यहां पर आएगा 1। तो इस तरह से आप देखिए सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं KLM, यानी कि 281। आया समझ में? तो न्यूट्रल की कहानी बहुत सिंपल है, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं। आओ नेक्स्ट, मान लो मैंने क्लोरीन ले लिया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, सिंबल होता है Cl, ठीक है। तो इसका Z बोलो कितना होगा सर, 17 होगा। अब देखो प्रोटॉन के लिए मैं P+ लिख दूंगा और इलेक्ट्रॉन के लिए मैं E- लिखूंगा, ठीक है। शॉर्ट थोड़ा कर लेते हैं। तो बताओ इसके पास प्रोटॉन कितने हो गए सर, 17 ही होंगे, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। अब मैंने कहा न्यूट्रल है क्या ये? हाँ सर न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, Cl- नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा, ना प्लस दिख रहा, कोई चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल है। तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी भी इसके पास कितनी होगी, 17 ही होगी। और अब हमें 17 इलेक्ट्रॉनों को भरना होगा शेल्स के अंदर। तो बताइए क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इसका, KLM क्या बनेगा बताओ सारे बच्चे। तो 17 इलेक्ट्रॉन्स आपको टोटल फिल करने हैं। अब उन 17 इलेक्ट्रॉन में से K में कितने फिल करेंगे बताओ, सिर्फ सर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि K मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है। और अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा सर, अब 15 बचा। तो 15 के 15 तो L में नहीं आ सकते, क्योंकि 15 में से 8 ही यहां पर आ सकते हैं। भाई जितना इलेक्ट्रॉन जिस शेल में अलाउ होगा उतना ही भरना है। बचा हुआ इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में लेके जाइए, अगली शेल में लेके जाइए। तो 15 में से यहाँ पे भी कितना अलाउ है, 18, और सॉरी 8। तो 15 में से यहाँ पर 8 अलाउड है। तो बचा हुआ कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 7, क्योंकि 15 में से 8 आपने यहाँ भर दिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं वो पूरे के पूरे M में आ सकते हैं,
क्योंकि m मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है 8 से ज्यादा होगा तो फिर हम अगली शेल का यूज करेंगे। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन होते याद रखिए 2, 8 और 7। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये लॉजिक से अगर आप जाते हैं तो आप कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल जो दिए न्यूट्रल के दिए, तो न्यूट्रल में याद रखना जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों किसके बराबर? एटॉमिक नंबर के बराबर। अब बात करते हैं कुछ कटायंस और अनायंस की। आइए, तो मान लीजिए अब नेक्स्ट जो आपको टीचर देता है, कहता है कि भाई आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन लिख के दिखा दो Mg2+ का। अब Mg2+ में आपको मैग्नीशियम मिल रहा है। Mg क्या होता है? मैग्नीशियम का सिंबल होता है। तो Mg जो होता है, अब इसका आप याद करो पहले एटॉमिक नंबर, स्टार्टिंग एटॉमिक नंबर से ही होगी। देखिए, तो मैंने इसका जब एटॉमिक नंबर याद कर रखा होगा तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। तो मुझे इसका Z कितना मिला बताओ? 12 मिला। चलो ठीक है सर, Z12 हो गया। मैंने पूछा इसके पास प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो बच्चे ने जवाब दिया सर प्रोटॉन तो हमेशा Z के बराबर रहता है, तो वो तो हम 12 ही ले लेंगे, तो प्रोटॉन्स की टेंशन नहीं है। लेकिन अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। तो मैंने कहा देखिए, अगर ये न्यूट्रल होता, अगर मान लीजिए इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये 2+ अगर मैं यहां से उड़ा दूं, तो भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 12 ही होते। न्यूट्रल के केस लग जाएगा, केस 1 लग जाएगा। लेकिन इस पे तो 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पे अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बराबर नहीं है। यानी हमारा एटॉमिक नंबर जो था 12, उसमें मैंने क्या कहानी बताई थी, अगर इलेक्ट्रॉन सब निकालना है तो जितना भी उसका एटॉमिक नंबर है जो कि 12 है, यानी 12 प्रोटॉन जो थे वो 12 तो होने चाहिए थे, लेकिन न्यूट्रल नहीं है। तो अब मैंने कहा था जितना भी उस कटायन पे चार्ज होता है वो आपको माइनस करना है, क्योंकि ये चार्ज ये डिनोट करता है कि इतने ही इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए हैं। तो 12 में से अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए, तो बताइए कितने बचे इसके पास? 10। देखो मैं एक चीज और बताता हूं, एक और चीज देखिए, अगर इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आया तो वो भी इस वजह से ही आया है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे। क्यों? देखिए, जैसे ही 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो चार्ज इस पे 2 पॉजिटिव ही आएगा। मैं आपको निकाल के भी दिखा सकता हूं। देखिए चार्ज कैसे निकलेगा सर, मैंने कहा था ना, एक प्रोटॉन पे +1 चार्ज मानते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज मानते हैं, इसको रिलेटिव चार्ज कहा जाता है। तो बताइए, अगर मेरे पास एक प्रोटॉन पे 1 पॉजिटिव है तो 12 प्रोटॉन पे 12 पॉजिटिव, तो 12 तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया है ना भाई? ठीक है। अच्छा, 12 तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी मतलब इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते तो ये 12 नेगेटिव करते आप, तो 12 प्लस और 12 माइनस 0 आंसर होता, लेकिन अभी 0 नहीं होगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। इलेक्ट्रॉन क्यों 10 हो गए? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस करे हैं। तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो अब इसके पास जो नेगेटिव चार्ज होगा वो हो जाएगा -10। क्यों -10 होगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे 1 नेगेटिव, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे 10 नेगेटिव, और इसको अगर आप प्लस करेंगे, सॉल्व करेंगे, 12 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, तो आपका आंसर इस बार +2 आएगा। और इसी वजह से मैग्नीशियम पे +2 आ जाता है। तो ये जो चार्ज भी किसी एटम पर आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन के जाने से या आने से ही आता है। और जो अगर कोई कटायन बना है तो समझ जाना कि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस ही करा होगा। ठीक है, तो अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने बताइए? 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर आप भरेंगे तो पहला आप लेंगे K शेल और लेंगे L शेल। तो बताइए K में कितना भरेंगे 10 में से? सर 2 भरेंगे। तो इसमें सर आपने 2 भर दिए और इसमें बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 में से 2 चले गए तो 8 बचे। तो 8 इलेक्ट्रॉन आपके L शेल में आ गए। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2, 8 होगी। देखिए आ रहा है समझ में? तो Mg2+ के साथ आपको ऐसे जाना पड़ेगा। ठीक, एक और एग्जांपल देख लीजिए। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम में आ गया Al3+। Al3+ एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो इसका एटॉमिक नंबर जब आपको याद होगा तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम Z = 13। प्रोटॉन तो सर Z के बराबर होते हैं तो वो तो हम लेंगे 13, लेकिन इलेक्ट्रॉन सर इसका 13 हो सकता था अगर ये न्यूट्रल होता। न्यूट्रल तो नहीं है सर, इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो वो 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे हैं। ठीक है भाई, ये जो 3 पॉजिटिव चार्ज आप इसके सर के ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या करे हैं? लॉस करे हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसने लॉस करे हैं तो 13 में से 3 हटा दीजिए, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है वो हटा दीजिए। तो 13 में से आप 3 हटाएंगे तो फिर से 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से वही आएगी 2, 8, जैसा कि Mg2+ के साथ हुआ था। तो Mg2+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन निकले और Al3+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो ये लॉजिक अगर आप यूज करते हैं तो आप उन एटम की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं जिन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो आइए अब कुछ नेगेटिव चार्ज के एग्जांपल्स लेते हैं और उनको समझते हैं। तो देखिए, तो नेक्स्ट अब हम लेते हैं यहां पर ये
Cl माइनस। पीछे मैंने आपको क्लोरीन का लिख के दिखाया था जो न्यूट्रल था, तब उसका आंसर आया था 287, क्योंकि उसके बाद तब 17 इलेक्ट्रॉन थे। आइए देखते हैं कि Cl माइनस में क्या चेंज होता है। तो देखिए है तो ये क्लोरीन ही, तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा। तो देखिए एटॉमिक नंबर नहीं चेंज कर सकते आप, वो खो ही नहीं सकता, वो प्रोटॉन पे निर्भर करता है। प्रोटॉन थोड़ा ना लॉस गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिए एटॉमिक नंबर, एटम का सिंबल पकड़ो और एटॉमिक नंबर लिख दो झट से। क्लोरीन देखा, अब क्लोरीन चाहे Cl हो चाहे Cl माइनस हो, जेड उसका 17 ही रहेगा। तो एटॉमिक नंबर दोस्तों 17 हो गया। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, तो 17 तो प्रोटॉन्स हैं, लेकिन अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 17 ही होने चाहिए थे। ध्यान से सुनना, होने चाहिए थे, लेकिन क्या इसके पास अब 17 इलेक्ट्रॉन ही होंगे सर? नहीं सर, 17 इलेक्ट्रॉन तो नहीं होंगे सर, क्योंकि इसने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तभी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। तो ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? गेन किया। और अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो मैंने कहा था ना, जितना चार्ज होगा नेगेटिव उतना ही आप इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ देना। तो आपने अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़ देना है और इसके पास अब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी हो जाएगी 18, ठीक है। तो नेगेटिव में उतना ही चार्ज जोड़ देना है जितना भी चार्ज उसके ऊपर है। अब 3 नेगेटिव है तो 3 जोड़, भाई कई बच्चे यहाँ पे सोचेंगे 4 जोड़ देना, पता लगा 17 में -3 कर रहा है, क्योंकि मान लो 17 में से एक -1 कर रहा है क्योंकि क्लोरीन पे एक नेगेटिव है। अरे नहीं, वैल्यू देखना है, -1 जरूर है बट माइनस नहीं, सिर्फ वैल्यू चेक करिए, 1 चार्ज है कि 2 चार्ज है कि 3 नेगेटिव चार्ज है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस करिए, ठीक है। तो 17 + 1 हो गया 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होगा KLM में। तो बताइए 18 में से K में कितने भरेंगे आप? सर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब हमारे पास बचे सर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ गए, तो हमारे पास अब आ गए यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हमें भरने। तो अब यहाँ पर 2 भर दिए हमने। अब बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। 18 में से अगर हम 2 यहाँ पे भर दिए तो सर अब आपके बचे हैं 16 इलेक्ट्रॉन। अब 16 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे सर? तो मैंने कहा 16 के 16 तो L में नहीं आएंगे, तो इसमें कितने आएंगे सर? 8 आएंगे। तो 16 में से 8 यहाँ पे आ गए, बचे हुए कितने? फिर 8 बच गए, वो 8 के 8 फिर आपके M में आ जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 288, ठीक है भाई। 18 में 8, 18 में से 2 चले गए K में, फिर 8 इसमें, फिर 8 इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप Cl माइनस की भी कहानी जो है कर सकते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं, नेगेटिव चार्ज का केस लेते हैं, O2 माइनस। अब ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसके पास सर प्रोटॉन्स तो 8 ही हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन इसके पास 8 होने चाहिए थे, जितना Z था उतना होना चाहिए था, लेकिन अब इस पे चार्ज कितना है? 2 नेगेटिव। तो इसका मतलब है इसने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए हैं? गेन कर लिए हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो गए, तो आप इसमें 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। जितना चार्ज होगा नेगेटिव उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है। तो 8 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, इसके पास भी 10 हो गए। और 10 की कहानी तो हमने पहले भी लिखी थी, 2 और 8, ठीक है भाई। 2 और 8 आ गया, देखिए। अब यहां पर मैं आपको कुछ और चीजें समझाना चाहूंगा। देखिए होता क्या है कि अब ये जहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का, वो देखिए बच्चे क्या होता है। स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो होता ये है कि जब आप ये टेबल जो मैंने आपको दिखाया था, अगर आप उस टेबल में वापस जाते हैं तो आपको ये सारे एटम्स, अभी तो वहां सब न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने लिख के भी दिखाई है, KLM लिख के भी दिखाया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर 3 एटम पे फोकस करना चाहूंगा। 3 एलिमेंट हैं जिन पर हमें फोकस करना है यहाँ पे। वो 3 एलिमेंट देखिए कौन से हैं। वो 3 एलिमेंट जो यहां पर आपको जिन पे फोकस करना है, वो 3 एलिमेंट जिनके ऊपर आपको फोकस करना है वो है, इनको कहते हैं यहाँ पे नोबल गैसेस। तो एक नोबल गैस है आपका यहाँ पर हीलियम, जिसका सिंबल होता है He। दूसरा नोबल गैस होता है नियॉन, जिसका सिंबल होता है Ne। तीसरा नोबल गैस है आपका आर्गन, जिसका सिंबल होता है Ar। तो आपको ये 3 नोबल गैसेस, जिसको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। अब सर इनको अजीब सा नाम क्यों दे रहे हैं आप? नोबल, इनर्ट, ये सब नाम क्यों दे रहे हैं? उसका रीजन ये है कि जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे, अब इनके एटॉमिक नंबर्स भी याद कर लें। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन का 10 है और आर्गन का 18 है। और जब आप इतने अभी न्यूट्रल हैं तो इनके पास इतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इनको जब आप भरेंगे तो आप पाएंगे कि इनकी जितना भी शेल हमारे पास होता है वो आपको फुली फिल्ड मिलेगा।
यानी कि मैं जैसे ही बात कर रहा हूं हीलियम का जिसका एटॉमिक नंबर है 2, मैं बात कर रहा हूं नियॉन की जिसका एटॉमिक नंबर है 10, मैं बात कर रहा हूं आर्गन का जिसका एटॉमिक नंबर है 18। तो अगर आप देखें, अगर आप इसका KLm भरेंगे तो इसमें 2 आएगा, इसका KL भरोगे 28 हो जाएगा, इसका KL भरोगे तो 288 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब तो इतना तो आ ही गया होगा। तो आप नोटिस करिए इन सभी की जो शेल्स हैं वो फुली फिल्ड है, इनको कहते हैं कंप्लीटली फिल्ड, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन जिस शेल में अलाउड होता है ये उतना ही लेके बैठे हुए हैं। K में 2 अलाउड होता है, इसमें 2 ही है, इसमें K में 2 है, 2 है, L में पूरा 8 है। तो इस जगह पर हम एक वर्ड यूज करते हैं, हम एक वर्ड यूज करते हैं कि इनका ऑक्टेट पूरा है। सर ये नया चीज क्या लेकर आ गए मार्केट में, ऑक्टेट? हाँ जी सर, एक और वर्ड आपको याद रखना है, ऑक्टेट। ये एक ऑक्टेट रूल भी होता है, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल यही कहता है कि जब किसी भी एटम के आपके एटम के आखिरी शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ध्यान से सुनिए, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, अगर हम हीलियम को छोड़ दें, हीलियम के आखिरी शेल में तो चलो 2 इलेक्ट्रॉन है, बट नियॉन के अगर आप देखें तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, और इसके भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे किसी एटम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है, क्योंकि अब उसे और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। मैं अगर देखूं तो नियॉन तो ऑलरेडी 8 लेके बैठा होगा, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मैं क्या डालूंगा इसमें। तो ऐसी जगह पर हम बोलते हैं कि ये एटम क्या है, स्टेबल है। तो ऑक्टेट रूल का मतलब यही होता है कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं तो उसका मतलब ये हो जाता है कि वो एटम क्या हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं। अब उनको और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पर ये इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा रहते हैं तो वही एटम बाहर से इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी को अचीव कर सकें, नोबल गैस जैसा बन सके। तो इनको नोबल शब्द इसलिए दिया गया बिकॉज ये स्टेबिलिटी को अचीव कर चुके हैं, दूसरा ही किसी से रिएक्ट नहीं करते। इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। तो इनके नाम आपने ध्यान रखना है, इनको ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इनको हम नोबल गैस कहते हैं, इनको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसमें 3 गैसेस अभी और ऐड हो जाएंगी। टोटल नोबल गैसेस हमारे पास 6 होती हैं वैसे, ठीक है। लेकिन अभी अगर क्लास 9 के हिसाब से देख रहे हैं तो 3 नोबल गैसेस होती हैं हमारे पास, ठीक है। क्योंकि आज सिर्फ 20 ही एलिमेंट नहीं है ना, आपके अभी तो क्लास 9 तक 20 ही याद करने हैं, पहले 20 कैल्शियम तक, उसके बाद भी तो एलिमेंट हैं, तो उनमें फिर आपको बाकी नोबल गैसेस मिलती हैं, ठीक। तो मैंने आपको एक बात बता दी है। तो जैसे अगर हम पीछे देखें तो मैंने अगर जो बात बोली है उसको अगर आप एक बार मैग्नीशियम में लगा के देखें, Mg2+ में, तो आप नोटिस करेंगे कि Mg2+ के भी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। तो Al3+ के भी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है। Cl- जो मैंने अभी पीछे केस लिया था, Cl-, इसमें भी आप देखिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। O2- में देखिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब मैं लास्ट शेल की बात कर रहा हूं। तो जब इन सभी के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो दैट मीन्स अब ये जो आयंस हैं ये स्टेबिलिटी को अचीव कर चुके हैं, क्योंकि इन सभी का क्या पूरा हो चुका है, ऑक्टेट पूरा हो चुका है। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर चुके हैं। क्योंकि जिसके भी पास अब 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो आर्गन जैसा दिख रहा है, जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वो नियॉन जैसा दिख रहा है। तो इसका मतलब ये नोबल गैस की तरह बन गए हैं, स्टेबिलिटी को अचीव कर चुके हैं। तो ये चीज होती है। तो यहीं से मैंने आपको एक और चीज बता दी, नोबल गैस की कहानी, और ये स्टेबिलिटी होना, अनस्टेबल होना क्या होता है। तो देखिए बच्चे, मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया कि एटॉमिक नंबर की मदद से आप कैसे पता कर सकते हैं कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसको फिर आप केस 1, केस 2, केस 3 के अकॉर्डिंग चलाइए, न्यूट्रल या कटायन या तो अनायन, ठीक है। अब बच्चे हम आगे बढ़ेंगे और अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है मास नंबर। तो आइए स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हमने नाम दिया था मास नंबर। तो मास नंबर को अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि मास नंबर कैसे डिफाइन होगा। तो जैसे आपने देखा था कि एटॉमिक नंबर तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होता है। तो वैसे ही अगर आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन, तो ये कहते हैं कि इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड, ध्यान से सुनना, न्यूट्रॉन्स। तो याद रखिए किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है उसको ऐड करने पे जो आंसर आता है वो मास नंबर बनता है। तो इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस
ऑफ द एटम। यानी कि और बात मैंने आपको याद है, मैंने पीछे बताई थी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो इनको हम एक नया वर्ड भी दे सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो कई बुक में ऐसा भी लिखा होता है कि जितना भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो उसका मास नंबर होता है। अब एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या था बच्चे? Z, तो इसका सिंबल होता है A। तो यानी कि अगर आप A निकालना जा रहे हैं तो आपने बस क्या करना है, न्यूक्लियस में चेक करना है कि कितना प्रोटॉन्स है और प्लस में कितना क्या है, उसमें न्यूट्रॉन्स है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्वांटिटी को सम करके मास नंबर आता है। अभी मुझे बताइए कि मास जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या Z के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन्स के बराबर होता है? तो मैं इसको Z लिख सकता हूं। मैंने प्रोटॉन्स की जगह पे क्या लिख दिया? Z, क्योंकि प्रोटॉन्स इक्वल टू Z होता है। और ये आ गया आपका न्यूट्रॉन्स। तो यहां से आपके पास एक फॉर्मूला आ रहा है बच्चे, जिसकी मदद से आप न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको पता करना है कितना न्यूट्रॉन्स है तो आप A माइनस Z कर दीजिए। तो याद रखिए न्यूट्रॉन्स कैसे पता करते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए, आपको उसका क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो अब देखिए एक और चीज मैं यहां पर ऐड करता हूं। अब देखो आपके पास क्या आ गया? एटॉमिक नंबर आ गया, आपके पास मास नंबर आ गया। तो इनको एलिमेंट्स में दिखाते कैसे, एक रिप्रेजेंटेशन कैसे रहता है, सिंबल कैसे रहता है? तो मान लीजिए कि आपके एलिमेंट का सिंबल है X। तो याद रखना जो हम ऊपर लिखते हैं वो डिनोट करता है हमेशा किसको? वो डिनोट करता है हमेशा किसको? मास नंबर को। और जो हम ऐसे नीचे लिख देंगे वो डिनोट करता है एटॉमिक नंबर को। ये लिखने का तरीका है कि जो ऊपर लिखा है नंबर वो मास नंबर है, जो नीचे लिखा है वो एटॉमिक नंबर है। तो टीचर जनरली इसी फॉर्म में सिंबल देते हैं और फिर आपको कहेंगे कि इसमें बताओ कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो आइए वो भी हम पता कर सकते हैं। अब प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन निकालना तो हमें आ ही गया था, पिछले हमने सीख ही लिया है। अब हम उसे न्यूट्रॉन्स के लिए मास नंबर से भी निकाल सकते हैं। तो आइए मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। दो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, एक मैं न्यूट्रल का ले लेता हूँ, एक मैं, या तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो एक न्यूट्रल का ले लेते हैं, एक अटायन, एक अनायन, और तीनों में आपको निकाल के दिखाते हैं कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं। तो आइए सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए Na+। अब टीचर कह रहा है कि इस Na+ में पता करो, मैंने कटायन का एग्जाम्पल लिया पहले, तो इसमें पता करो कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। लेकिन उस केस में टीचर आपको क्या देगा, इनके मास नंबर, एटॉमिक नंबर ऐसे लिख देगा। देखिए अब सोडियम का एटॉमिक मास नंबर होता है 23, एटॉमिक नंबर होता है 11। तो जो उसने ऊपर लिखा है वो मास नंबर है, जो नीचे लिखा है वो एटॉमिक नंबर है। अब इसी से देखो मैं सारी चीजें निकाल दूंगा। तो सबसे पहले आप कहोगे Z कितना है? 11 है। मास नंबर कितना है? 23 है। अब आते हैं प्रोटॉन्स पे। तो बताओ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? Z के। तो वो तो 11 ही हो गया सर। इलेक्ट्रॉन कैसे आता है सर? इलेक्ट्रॉन सर Z के बराबर ही होता है, यानी कि इसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन अभी नहीं होंगे क्योंकि ये न्यूट्रल नहीं है। ठीक है भाई, याद रखिए ना, पीछे तो सिखाया भी, न्यूट्रल नहीं है। अब न्यूट्रल नहीं है तो कटायन है, तो कटायन तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए। तो 11 में से एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो इसमें पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और बात जहां तक न्यूट्रॉन्स की है, n मतलब न्यूट्रॉन्स की है, तो A माइनस Z वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 23 में से 11 माइनस करेंगे तो यू गेट 12। तो 12 इसके पास क्या है? न्यूट्रॉन्स है। तो देखा आपने, कटायन का एग्जाम्पल से मैंने स्टार्ट किया है। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लेता हूं तो ये मैंने लिया है, आइए अब मैंने सपोज करिए ले लिया है यहाँ पे सल्फर। सल्फर का मास नंबर होता है 32, एटॉमिक नंबर होता है 16। अब टीचर कह रहा है कि आप इसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब बताइए। तो बताइए इसका Z कितना है? सर 16 है। मैंने कहा A कितना है? सर 32 है मास नंबर। ठीक है, जो ऊपर लिखा है वो A है, जो नीचे लिखा है वो Z है। अच्छा इसके पास बोलो प्रोटॉन्स कितना है? सर जितना Z होगा यानी कि 16। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स कितना है? तो बच्चे ने कहा सर इस बार तो 16 ही होगा क्योंकि न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन्स उतना इलेक्ट्रॉन्स, तो इस बार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स बराबर होंगे यानी कि 16 के बराबर होंगे। न्यूट्रॉन कैसे आएगा सर? फॉर्मूला आपने बता दिया, A माइनस Z। तो आप देखिए इसके पास सब कुछ ही 16 हो गया, 32 में से भी 16 हटाएंगे तो 16 ही आएगा। तो 16 ही प्रोटॉन, 16 ही इलेक्ट्रॉन और 16 ही क्या? न्यूट्रॉन्स। एवरीथिंग इज बिकम 16 हियर। ठीक है, तो ये लॉजिक से जाएंगे। अच्छा कोई अनायन ले लेते हैं। आइए हम मान लीजिए कि मैंने एक अनायन ले लिया आपके लिए, सपोज करिए O2 माइनस। अब O2 माइनस में अगर हम चले जाते हैं तो इसका मास नंबर हम ले लेते हैं 16 और एटॉमिक नंबर होता है इसका 8। तो अगर अब इसमें हमें सारी चीजें पता करनी है तो कैसे पता करेंगे बताइए?
तो बताओ इसका A कितना है सर 16 है, Z कितना है 8 है। तो सबसे पहले आप निकाल दीजिए इसके क्या प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स से सर Z के बराबर होता है तो वो तो 8 ही हो गया। इलेक्ट्रॉन इसके पास 8 होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए था। अगर न्यूट्रल होता तो 8 ही प्रोटॉन थे तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, Z के बराबर ही होना चाहिए था। लेकिन ये अनायन है और अनायन का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा, लॉस नहीं गेन हुआ होगा। तो गेन हुआ है तो कितना गेन होगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है तो जितना चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन गेन करा दीजिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और न्यूट्रॉन अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो A माइनस Z कर दीजिए, तो आप करेंगे 16 माइनस 8 यानी कि 8 आ जाएगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं इसके क्या पता किए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो देखा आपने, मैंने आपको कटायंस में भी दिखा दिया, न्यूट्रल में भी दिखा दिया, अनायन में भी दिखा दिया, क्योंकि टीचर किसी में भी पूछ सकता है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऊपर लिखा है वो मास नंबर है, जो नीचे लिखा है वो एटॉमिक नंबर है। और चार्ज का ध्यान रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर काम कर सकते हैं, और न्यूट्रॉन्स का तो सीधा फॉर्मूला होता है A माइनस Z। तो देखा बच्चे, एक और टॉपिक हमने कवर कर लिया, दैट इज कॉल्ड मास नंबर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको आनी चाहिए बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो आप उसकी वैलेंसी बता सकते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। और इसी से हम एक और टॉपिक की तरफ भी जा सकते हैं जिसमें टीचर कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक एटम की वैलेंसी ये है, दूसरे एटम की वैलेंसी ये है, तो बताओ इनके बीच में जो कंपाउंड बनेगा तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो आइए ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा, तभी मैं आपको कह रहा हूं आप ये पूरा लेक्चर अगर आप देखेंगे ना बच्चे, तब जाकर आप चीजों को सही तरीके से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, तो लेक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको पूरा लेक्चर देखना है। ये नहीं कि 5-10 मिनट का वीडियो देखा तो वो बात बनती नहीं। अगर आपको बिल्कुल ही चीजें नहीं आती हैं तो आप पूरा एंड तक देखिए, और उसके बाद आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो आइए बच्चे, अब हम बात करते हैं सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इसी से हम ढूंढ जाएंगे वैलेंसी, क्योंकि वैलेंसी जो होते हैं किसी भी एटम का वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, ध्यान से देखिए, प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। यानी कि जब आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे तो आप चेक करिए कि सबसे लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको एक नया नाम दीजिए, आप इसको नाम दीजिए लास्ट शेल। ठीक है, तो लास्ट शेल में चेक करिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आखिरी शेल सबसे लास्ट में क्या भरा था आपने, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बस उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और बात बन जाएगी। तो आइए, जैसे मैंने सपोज कीजिए आपको दे दिया, मान लो फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। अब 9 के हिसाब से देखो न्यूट्रल है तो हमें सीधा इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं। अब हमें यहाँ पर ये सब नहीं पता करना कि कितना प्रोटॉन है कितना न्यूट्रॉन, की जरूरत नहीं है। हमें वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के सिर्फ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। आप पहले पता करो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो भाई अब इसका एटॉमिक नंबर क्योंकि 9 है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 9 ही होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स को अब आपने फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे सर, 2 इसमें आ जाएंगे और 7 इसमें आ जाएंगे, क्योंकि के में आप 2 भर देंगे और बाकी बचे हुए 7 एल में आएंगे। तो बताइए इसका लास्ट शेल क्या है सर, इसका लास्ट शेल तो एल शेल है, ये लास्ट शेल है देखिए इसका। तो बस लास्ट शेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन है वही आंसर है। तो मैंने पूछा लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो सर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी हो गई यहाँ पे 7 हो गई। तो ये तरीका होता है, बस लास्ट शेल में पता कर लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन। अब जितना भी कॉन्फ़िगरेशन हमने पीछे लिखा है आप उसको यूज करिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पूछा तो हीलियम का देखिए लास्ट शेल के ही है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, देखिए लास्ट शेल में 8 है। ठीक है, यहाँ अगर आप आ जाते हैं पीछे, जैसे हमने और एग्जाम्पल देखे थे, ये वाले एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ये देखिए ये वाले एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं। अब जब सोडियम के पास गए थे तो उसके लास्ट शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएंगे। क्लोरीन के पास आखिरी शेल में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन लिखने का और लास्ट शेल में चेक करने का कि कितना इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब ये जो लास्ट शेल के हमने इलेक्ट्रॉन्स ढूंढ लिए, इन्हीं की मदद से हम पता कर सकते हैं वैलेंसी। ठीक है, लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन पता लग गया उसी से वैलेंसी पता कर लेंगे आप।
तो आइए क्या तरीका होगा वैलेंसी पता करने का, पर पहले हम समझ लेते हैं कि वैलेंसी होती क्या है सर। तो वैलेंसी को हमने डेफिनेशन दिया है क्या, वैलेंसी को हमने डेफिनेशन दिया है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस गेन और बोलिए शेयर्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस गेन और शेयर्ड बाय द एटम टू कंप्लीट इट्स रिस्पेक्टिव ऑक्टेट और डुप्लेट। देखिए डुप्लेट भी होता है, जैसे कई एटम ऐसे भी होते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन पे ही स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं, जैसे हीलियम के साथ हो रहा था। अगर आपने देखा हो हीलियम का आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसको डुप्लेट कहते हैं, और जब आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसको ऑक्टेट कहते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस गेन और शेयर्ड बाय द एटम टू कंप्लीट इट्स रिस्पेक्टिव ऑक्टेट और डुप्लेट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। यानी कि वैलेंसी इस बात पे डिपेंड करती है, इस बात पे डिपेंड करती है कि वो एटम ने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने का मतलब क्या है, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना। ठीक है, यहाँ पे जो हम ऑक्टेट वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि भाई उसके जो लास्ट शेल है या लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना, 8, या तो आप ये कह लो कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए। तो जैसे किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते हैं तो वो ऑक्टेट पूरा कर लेता है और स्टेबिलिटी अचीव करता है। तो उसी को अचीव करने के लिए कई एटम बाहर से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, कोई गेन करते हैं, कोई शेयर भी करते हैं, तो उनको यूज करते हैं, फिर तभी वो स्टेबिलिटी अचीव करते हैं, तो उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। तो देखो अगर आप जेन्युइन तरीके से वैलेंसी निकालने चाहोगे तो आपको पहले दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा, ताकि वो उसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर सके। ठीक है, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, आप उस ट्रिक को यूज करें और उससे ही आप पता लगा लें कि आपकी वैलेंसी उस एटम की क्या होगी। ठीक है, आइए देखिए क्या ट्रिक है। तो आपने यहां पर वैलेंसी निकालने के लिए क्या करना है, ट्रिक टू फाइंड वैलेंसी। तो इसमें आप 2 केस बना लें। पहला केस 1 क्या बनाएं कि आपने देखा कि उस एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो 1 से लेकर 3 तक आ रहे हैं, 1 से लेकर 3 तक आ रहे हैं। अब एक और चीज मैं बता रहा हूं, देखो आपके पास कितने एटम है टोटल, 20, 1 से लेकर 20 तक, यानी हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक। अब ये जो आपके पास 20 एलिमेंट्स हैं, इनमें अगर आप काम करते हैं तो याद रखना कि जब भी आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन लिखेंगे और आपने देखा कि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं वो 1 से 3 तक ही मिल रहे हैं, तो समझ जाना कि वो क्या होगा, वो एक मेटल होगा। न्यूट्रल की बात कर रहा हूं, न्यूट्रल, इसमें कैटायन एनायन का कॉन्सेप्ट नहीं है अभी। ठीक है, आपने वो एटम न्यूट्रल में कर अपनी स्टेज पर है, तब वहां पर आपने देखा कि जो वो न्यूट्रल था, तो अब उसके अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 3 तक हो रहे हैं, ठीक है, ये जो चीज में लिखना है ये कहाँ चेक करना है आपने, ये न्यूट्रल में चेक करना है, न्यूट्रल एटम होना चाहिए वो। ठीक है, तो न्यूट्रल एटम के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 से 3 तक जाते हैं तो वो हमेशा क्या बन जाता है, मेटल बन जाता है। तो याद रखिए कभी और क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम में आते हैं कि मेटल है कि नॉन मेटल है, तो आपने देखा वो एटम न्यूट्रल है और न्यूट्रल के केस में आप उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखो, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 से 3 तक आते हैं तो क्या दो ये मेटल है। और अगर भाई आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 3 तक होते हैं तो उसकी जो वैलेंसी होती है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होती है। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही वैलेंसी कर दीजिए। अब जैसे कि अगर हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं पहले, आइए कुछ, तो मान लो कि मैंने आपको इसमें दे दिया, मान लो एग्जांपल दिया मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, न्यूट्रल है तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब कॉन्फिगरेशन लिखोगे इसका तो क्या आएगा 2 8 2। तो बताइए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए, सर 2 आए, क्योंकि आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी इसमें 2 हो गई, तो ये मेटल हुआ, तो मैग्नीशियम इज अ मेटल। और मैंने पूछा इसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो भाई इसकी वैलेंसी भी 2 ही होगी, क्योंकि वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है, क्योंकि केस 1 का क्वेश्चन है, 1 से 3 के बीच में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ठीक है, 1 से 3 तक है, 3 भी आएगा तो भी आपने यही रूल लगाना है, तो वैलेंसी 2 हो गया। अब थोड़ा देखो इसको समझने की कोशिश करो, ये नहीं कि ट्रिक लगा दी बस, देखो ट्रिक से आंसर तो आ जाते हैं लेकिन लॉजिकली बच्चे को साउंड होना जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी वैलेंसी 2 ही क्यों है, 3 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है, तो आप रीजन ये दे सकते हैं कि सर ये मेटल है
और मेटल के आखिरी शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको अपने क्या पूरा करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। तो ऑक्टेट पूरा करने का एक तरीका तो ये था कि यार ये 6 बाहर से गेन कर ले। अब 6 तो भाई साहब इसे कोई देगा नहीं, इतना दानी तो कोई नहीं है, ऊपर से ये मेटल है, मेटल कभी इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करता। याद रखिए मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस करते हैं। मेटल की एबिलिटी है, सबका अपना अपना नेचर है भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा मेटल लॉस करता है। तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन ही लॉस करने पड़ेंगे ताकि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब मैग्नीशियम कंपाउंड फॉर्मेशन में चला जाता है तो वो Mg से Mg2+ बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि Mg2+ ही होता है दुनिया में भाई साहब, Mg3+ क्यों नहीं होता, Mg4+ क्यों नहीं होता, 5+ क्यों नहीं होता? इसका क्या कारण है भाई? तो उसका कारण यही है कि जब Mg2+ इसलिए बनता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। जब Mg यहां से यहां जाता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हो जाते हैं 10, और 10 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप फील्ड करेंगे तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2-8। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसने ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद जब इसने अपनी वैलेंसी पूरी करी तो ये Mg2+ में चला गया और ये इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया। देखिए, तो ऐसे भी समझना होता है कि अगर कोई पूछे कि मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 क्यों है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ही अपना ऑक्टेट पूरा करता है, ये कारण होता है। ऐसे अगर आप सोडियम में भी लगा सकते हैं, एल्यूमिनियम में लगा सकते हैं, तो सोडियम का वैलेंसी देखना 1 आएगा, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 आएगा, क्योंकि वो आपने तभी तो देखा सोडियम पे 1+ चार्ज होता है हमेशा, एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज होता है। तो जब ये न्यूट्रल होते हैं तो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन जब ये कोई कंपाउंड फॉर्मेशन में जाते हैं तो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करके ही कंपाउंड बनाता है, और इसी वजह से फिर उसके ऊपर चार्ज आता है 2+, 3+, ऐसा होता है फिर। तो ये ट्रिक का इस्तेमाल करके आप केस 1 में लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल आपको देना चाहूं तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये एल्यूमिनियम का। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 13 के हिसाब से अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 283 आ जाएगी। अब इतना तो फास्टली हम काम कर ही सकते हैं क्योंकि हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो मैंने पूछा बताओ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बच्चे ने कहा सर 3 है। तो मैंने कहा इसकी वैलेंसी कितनी है, तो बच्चे ने कहा वो भी 3 है। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और इसकी वैलेंसी 3 क्यों आई, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन जो इसके बाहर बैठे हुए हैं अगर ये लॉस कर दे, इनको हटा दे, तो अब इसके ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और जो कि 2-8 बन जाएगा। ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। तो इसलिए एल्यूमिनियम आपने देखा होगा कभी भी मार्केट में तो वो आपको 3+ ही मिलेगा, हमेशा 3+ मिलेगा। Al3+ ही होता है, 2+ नहीं होता ना, 1+ होता है। तो चार्ज भी भाई साहब वैलेंसी की वजह से ही आते हैं। कोई पूछे ना किसी पे चार्ज जब आता है एटम पे वो क्यों आता है, तो वो वैलेंसी की वजह से आता है। जितना उसका वैलेंसी होता है उसके हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करता है और फिर कहानी चलती है उसकी। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब इसमें केस 2 क्या होगा, अगर सर किसी के पास 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या करेंगे, तो फिर आप केस 2 लगा देना भाई। तो केस 2 क्या कहता है, केस 2 ये कहता है कि अगर हमने देखा कि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो 4 से 8 के बीच में आ रहे हैं। कहां से कहां तक आ रहे हैं, 4 से लेकर 8 तक आ रहे हैं। तो भाई अगर आप उसकी वैलेंसी निकालने जाओगे तो 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। और ये नॉन मेटल होते हैं जनरली, जिनके भी 4 से लेकर 8 के बीच में न्यूट्रल स्टेट में आते हैं, ये नॉन मेटल होते हैं। न्यूट्रल में चेक करना है, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक होना है न्यूट्रल स्टेज पे चेक होता है। तो न्यूट्रल स्टेज पर आपने देखा 4 से 8 के बीच में है तो फिर आप वो नॉन मेटल है। और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करके ही अपने ऑक्टेट को पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये अपना गेन करते हैं। अब ट्रिक तो मैंने आपको बता दी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। देखे जैसे अगर मान लो मैंने पूछा कि ऑक्सीजन की वैलेंसी बताओ, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरोगे, 2-6 है ना। अब 2-6 भर दिया तो बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसका 6 हुआ। तो मैंने कहा वैलेंसी कितना हुआ फिर, तो ट्रिक के हिसाब से जाते हैं तो सर 8 में से 6 हटाना होगा। आपने बोला था 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। वैलेंसी 2 होगी। देखिए अब इसकी वैलेंसी 2 ही क्यों है सर, कारण देखिए क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इनकी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या शेयर करने की। अब शेयर वाली बात तो 9th में होती नहीं है, सिर्फ लॉस गेन की होती है, तो आप सिर्फ उसी पे फोकस करिए। तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ये। तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आप कितना इलेक्ट्रॉन डाल दो ताकि ऑक्टेट पूरा कर ले,
तो बच्चा क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दो। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर ले तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसी वजह से भाई इसकी वैलेंसी 2 होती है। और तभी ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ही तो ये बन जाता है फिर O2 माइनस। अब इस पे 2 माइनस इसी वजह से आता है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि गेन करने पे चार्ज आएगा नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसकी वैलेंसी 2 होने की वजह से 2 नेगेटिव है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर कर अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। तो आप तो या तो ऐसे सोचो कि कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना है, कितना गेन कराना है ताकि 8 पूरे हो जाए, और नहीं तो आप सिंपल सी ट्रिक लगाओ। ये तो मैं आपको डिटेलिंग इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा पता होना चाहिए बच्चे को, वरना तो ट्रिक लगाकर आप 2 मिनट में वैलेंसी पता कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखो 1 से 3 हुआ तो उतना ही वैलेंसी जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और याद रखिए अगर 4 से 8 हो गया तो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना भी होगा उसको 8 में से माइनस करना, तो आपको उसकी वैलेंसी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लॉजिक से आप वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चे अब आगे चलते हैं। अब जो हमने ये सीखा कि भाई कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से आप वैलेंसी निकाल सकते हैं, तो वो चीज को हम आगे कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, अब वैलेंसी का इस्तेमाल कर कर आप क्या क्या चीजें और बता सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज मैं और पहले ऐड कर देता हूँ, जरूरी नहीं कि टीचर आपको न्यूट्रल ही देगा, आपको वो कटायन से अनायन भी दे सकता है ताकि उनकी वैलेंसी वो आपसे पूछेगा। ठीक है, तो वहां पे भी लॉजिक सेम ही रहेगा कि आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख देना, फिर लास्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके हिसाब से आप उनकी वैलेंसी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वही ट्रिक लगा देना केस 1 केस 2। अब वैलेंसी का इस्तेमाल कर कर आप ये भी पता कर सकते हैं कि उनके बीच में जो कंपाउंड्स बनेंगे, जो कंपाउंड फॉर्मेशंस वो करेंगे, उन कंपाउंड फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होगा। ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा तो टीचर आपसे उसका केमिकल फॉर्मूला पूछेगा कि केमिकल फॉर्मूला बता दो उसका, उस कंपाउंड का जो उसने बनाया था। तो आप उस केस में क्या करेंगे, पहले दोनों एलिमेंट की आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। जब दोनों एलिमेंट की आपको वैलेंसी पता होगी तो फिर आपने उनको क्रॉस करना होता है, और उसमें भी 2 चीजें होती है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये टॉपिक भी हम इसमें कवर कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि अगर दोनों एटम का वैलेंसी सेम आता है, ठीक है, दोनों एटम जिनके बीच में कंपाउंड बन रहा है उनके वैलेंसी अगर सेम आता है, तो जैसे मान लो कि x का वैलेंसी भी 2 आ गया और y का वैलेंसी भी 2 आ गया, या x का वैलेंसी भी 3 आ गया, y का वैलेंसी भी 3 आ गया, तो उस केस में आपने उनको क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, आप ऐसे निशान तो बना लीजिए, इस तरह से ये बना सकते हैं, बना लीजिए, लेकिन क्रॉस करके दिखाना नहीं है, इसका अंदर सीधा डायरेक्ट जोड़ देना है। इसका भी आंसर XY है और इसका भी आंसर XY है। ये नहीं है कि आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपने 2 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, नहीं, ये नहीं करना है, क्योंकि वैलेंसी सेम है। और वैलेंसी जब सेम होती है दोनों एटम्स की तो फिर हम क्रॉसिंग नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली उनको जोड़ देते हैं बस। क्योंकि इसका कारण ये होता है क्योंकि अगर एक एटम और दूसरा एटम, एक एटम लॉस कर रहा है, दूसरा गेन करके कंपाउंड बना रहा होता है, तो अगर इसका वैलेंसी 2+ है, मतलब उसका जो चार्ज है वो 2+ है, तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाती है, फिर ये 2 नेगेटिव है, तो 2+2 नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, 3+3 नेगेटिव न्यूट्रल हो गया, तो उसके ऊपर कोई भी क्रॉसिंग नहीं करना होता आपको। लेकिन अगर इनकी जो वैलेंसीज है वो डिफरेंट है, ठीक है, 2 केस ही होते हैं, या तो वैलेंसी सेम आएंगी, या तो मान लो ऐसे 2 एटम है A और B, अब एक की वैलेंसी 2 है, दूसरे की 3 है, तो आप उन्हें क्रॉस करें, और क्रॉस करने के बाद इन वैलेंसीज को डिनोमिनेटर में ऐसे नीचे लिख दें। देखो जैसे इसके A के नीचे यहाँ 2 लिख दें, 3 लिख दें, सॉरी, क्योंकि A का क्रॉस 3 से हो रहा है और B का क्रॉस 2 से हो रहा है, ये देखिए। तो ऐसे करके आप इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो A3B2 बनेगा। तो क्रॉस कब करना है, जब वैलेंसी डिफरेंट है। क्रॉस कब नहीं करना है, जब वैलेंसी सेम है। तो क्रॉस करके दिखाना नहीं है, डायरेक्टली जोड़ देना। यहाँ पे 2 3 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर क्या होता है, कुछ जैसे आपको याद है, एक चैप्टर इससे पहले का है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला, उसमें आपको देखा कुछ कुछ अलग से कटायंस और अनायंस भी दे रखे हैं, लाइक कार्बोनेट, सल्फेट। तो उनके ऊपर जितना चार्ज होता है उनकी वैलेंसी उतनी होती है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कार्बोनेट दिया, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 2-, ये सब याद करने पड़ेंगे आपको, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में मिलेगा आपको। सल्फेट होता है SO4 2-, Cl- होता है आपका क्लोराइड। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो सॉरी इनको कहते हैं आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस कह लीजिए चाहे, इनका जितना चार्ज है उतना इनका वैलेंसी होता है। तो जैसे मैंने पूछा कि इसका वैलेंसी कितना है, तो आप इसका वैलेंसी 2 ले लेना। मैंने पूछा इसका वैलेंसी कितना है, तो आप इसमें भी 2 ले लेना। ठीक है, वैसे जनरली क्या होता है कि वैलेंसी शब्द जो होता है एटम के लिए यूज होता है, ये तो पॉलीएटॉमिक्स हैं तो उनके लिए कम यूज होता है, बट हम ये मान के चलते हैं कि जो इनके चार्ज है वही इनकी वैलेंसीज है। अब ये Cl- है तो उसका वैलेंसी कितना होगा, 1 हो जाएगा।
जितना चार्ज उतना वैलेंसी। अब इसको कैसे यूज करना है वो देखो आप, कंपाउंड फॉर्मेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो। अब टीचर कहेगा कि एक एलिमेंट है जिसका एक एलिमेंट है मान लो x, इसका एटॉमिक नंबर है 13 और एक और एलिमेंट है y और उसका एटॉमिक नंबर है मान लीजिए 8। तो क्वेश्चन क्या होगा कि जब ये दोनों कंपाउंड बनाएंगे तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्या फॉर्मूला है, क्वेश्चन है सॉरी, कि अगर ये x और y अब जो कंपाउंड बनाएंगे तो उस कंपाउंड का आपको क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों की क्या पता होनी चाहिए, वैलेंसी। जब तक आप इनकी वैलेंसी नहीं फाइंड कर लेंगे तब तक आप नहीं बता पाएंगे कि इनके बीच में जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो उसके लिए फटाफट जो मैंने ट्रिक बताई है वो यूज करिए। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो 13 एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो 2 8 3 आ गया। अब इसके केस 1 लग गया क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 3 में आ रहे हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 3 में आ रहे हैं, तो वैलेंसी 3 हो जाएगी इसकी। और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे KLM के हिसाब से तो 2 6 आएगा और 2 6 में अगर आप देखें तो ये केस 2 में चला गया, तो इसकी जो वैलेंसी आपको मिलेगी वो 8 - 6 से कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। तो देखा आपने x की वैलेंसी 3 है और y की वैलेंसी 2 है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बच्चा और गलती करता है। अब जब वो फॉर्मूला बनाने जाएगा तो उसको ये समझ नहीं आता कि मुझे x को पहले लिखना है या y को पहले लिखना है या y को पहले लिख के x लिखना है, ये समझ नहीं आता उसको। तो ये कैसे पता करें सर, देखिए जनरली क्या होता है कि जब भी हम कंपाउंड बनाते हैं तो हमेशा जो मेटल पार्ट होता है यानी जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट होता है उसको पहले लिखते हैं। तो कटायन पहले लिखते हैं, अनायन बाद में लिखते हैं, ऐसे याद रखिए। या कटायन अनायन के हिसाब से सोच लो, या तो ऐसे सोचो कि मेटल पहले लिखना है, नॉन मेटल बाद में लिखना है। दो तरीके से आप याद रखना है आपने कि या तो मेटल पहले लिखना है फिर नॉन मेटल लिखना है, और या तो पॉजिटिव चार्ज को पहले लिखना है फिर नेगेटिव चार्ज वाले को लिखना है, उनके सिंबल्स को लिखना है। ये तरीका होता है। तो बताओ इसमें अगर आप देखें तो ये मेटल ही है क्योंकि इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आ रहे हैं, ये मेटल है, और इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से 8 तक जा रही है, नॉन मेटल है। तो मैं x को पहले लिखूंगा, तो मैंने x को पहले लिख दिया, फिर y को बाद में लिख दिया। अब नीचे क्या लिखोगे, इनकी वैलेंसी। तो x का वैलेंसी कितना आया बोलो 3, y का वैलेंसी कितना है बोलो 2। अब डिफरेंट वैलेंसी है तो क्रॉस कर देंगे, तो इनके कंपाउंड का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बोलो क्या, X2Y3, X2Y3। ये देखिए ये इनके कंपाउंड का फॉर्मूला बन गया X2Y3। तो ये लॉजिक है कि वैलेंसी ढूंढिए और उनको फिर क्रॉस करिए। अगर वैलेंसी सेम हो जाती है तो फिर क्रॉस करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब इसी में टीचर ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये देखिए इसी में टीचर ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक A नाम का कोई एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर है मान लीजिए A नाम का कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है मान लीजिए 12 एटॉमिक नंबर है इसका, ठीक है। देखिए कि बच्चे ने यहाँ पे ऐसे दिमाग लगा लेते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो ये मैग्नीशियम होगा, तो Mg लेके कंपाउंड बना रहे होते हैं। ऐसे यहाँ भी दिमाग लगा लेंगे कि X 13 है तो ये एल्यूमिनियम होगा। अरे भाई जो उसने सिंबल दिया आपने वही यूज करना है, अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग नहीं लगाना। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि X कौन है तब बताओ उसे, नहीं तो आप अगर मान लो कोई बच्चा यहाँ पर एल्यूमिनियम लेके आंसर दे देगा गलत हो जाएगा। वो जो सिंबल उसने दिया है उसी में जाना है। अब मेरे को सिंबल यहाँ पे A दिया तो मैं A के अकॉर्डिंग ही कंपाउंड बनाऊंगा, ठीक है। तो KLM लिखो इसका तो क्या आएगी भाई 282 आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैलेंसी निकाल लो पहले। तो भाई इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं तो केस 1 लग गया, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। तो अपने तो ये समझ में आ गया वैलेंसी 2 है भाई। अब टीचर क्या कहा, इसके कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ। मतलब अगर ये जब अपना कार्बोनेट बनाएगा, A का जो कार्बोनेट बनेगा तो उसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, कार्बोनेट ऑफ A। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कार्बोनेट ऑफ A। तो मैंने बताया था पीछे कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है, CO3 2-। अब A का सिंबल क्या है, अब कार्बोनेट जो है CO3 2- है, तो नेगेटिव पार्ट को हमें बाद में लिखना होता है। तो पहले हम A का सिंबल लिखेंगे, ठीक है, और कार्बोनेट का सिंबल क्या लिखोगे CO3, नीचे A की वैलेंसी आएगी 2 और कार्बोनेट की वैलेंसी वही होगी जो उस पर चार्ज है। तो कार्बोनेट पे कितना चार्ज है 2, तो 2 इसकी वैलेंसी होगी। अब मुझे इतना बताओ सारे बच्चे कि इसको हम क्रॉस करके 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम हो गई, दोनों का चार्ज सेम हो गया, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं। तो जब इसका आप फॉर्मूला बनाएंगे तो वो फॉर्मूला जो बनेगा, जब आप इसका फॉर्मूला बनाएंगे ना तो वो फॉर्मूला इसका बनेगा ACO3, ऐसे लिख देना है बस, ACO3, यही आंसर है आपका। तो ऐसी टीचर आपको सल्फेट भी दे सकता है, ऐसी टीचर आपको क्लोराइड के साथ भी बनाने को कह सकता है। तो बस उनके सिंबल याद रखिए और उनके चार्ज को वैलेंसी में कन्वर्ट करके क्रॉस कर दीजिए, बट अपने एलिमेंट की वैलेंसी पहले निकाल लेनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। अब जैसे मान लो अगर इसी में टीचर आपसे पूछता कि इसके क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, अगर मैं इसके क्लोराइड का फॉर्मूला बनाऊंगा
तो वो कैसे बनेगा देखिए। तो क्लोराइड का सिंबल होता है Cl माइनस, है ना भाई, क्लोराइड होता है Cl माइनस। तो A की वैलेंसी तो आपकी 2 ही रहेगी और Cl की वैलेंसी 1 हो जाए, क्योंकि Cl पे एक नेगेटिव चार्ज है। तो अब बताइए इनके बीच में क्या फॉर्मूला बनेगा। तो बच्चा कहेगा फॉर्मूला बनेगा AlCl2। अब वैलेंसी क्रॉस करेंगे क्योंकि डिफरेंट है दोनों का चार्ज, या वैलेंसी कह लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, देखिए वैलेंसी पर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एलिमेंट टू एलिमेंट, और नहीं तो फिर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। कार्बोनेट का सिंबल बता दो, उसके क्या बनेगा, सल्फेट का बता दो, तो उसके लिए वो कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, ये सब भी आपको लर्न करने पड़ेंगे कि इनके सिंबल्स क्या होते हैं। तो देखा आपने वैलेंसी का क्या यूज है। तो वैलेंसी का यूज यही है कि आप इससे कंपाउंड फॉर्मेशंस को समझा सकते हैं, और इसे भी बता सकते हैं कि वो एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से भी बता सकते हैं कि वो एटम स्टेबिलिटी को अचीव करेगा तो कैसे करेगा, ठीक है, ये सब भी बता सकते हैं। तो आइए बच्चे, अब बस हमारे 2 टॉपिक बचे हैं आखिरी, जिसमें आइसोटोप, आइसोबार हम कवर करेंगे, और उसी के साथ एक एवरेज एटॉमिक मास जिसपे एक न्यूमेरिकल आता है, वो टॉपिक हमारे रहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट और बाकी टॉपिक्स को भी कवर करते हैं। देखिए ये सब प्योर डेफिनेशंस हैं जो आपको लर्न करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे एग्जाम में आता है आइसोटोप क्या होता है, देखिए तो आइसोटोप की डेफिनेशन आपको लिख देनी है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ये एक ही एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स होते हैं, ध्यान से सुनना, एलिमेंट नहीं बदलेगा, एलिमेंट वही रहेगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं, लेकिन इनका होता है हैविंग क्या, सेम एटॉमिक नंबर। इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। तो एटॉमिक नंबर आप सेम कर दीजिए, लेकिन इनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। तो बस इतना ही याद रखना, डिफरेंट मास नंबर। तो ऐसे आप एलिमेंट्स लिख देंगे, सिंबल्स एटम्स के लिख देंगे, जिसमें आपके मास नंबर सभी का डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर सबका सेम। वो एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा। और याद रखना कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए सेम करते रहते हैं क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, तो इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा सपोज, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये भी कभी पूछ लेता है टीचर की आइसोटोप्स का क्या सेम है क्या डिफरेंट है, तो याद रखो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो अगर हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की, तो सबसे पहला एग्जांपल आप हाइड्रोजन के आइसोटोप्स दे सकते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल बोलो कितना होता है, H। अब देखिए किसी के 2 आइसोटोप होते हैं, किसी के 3 होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, देखिए तो तीनों का सिंबल H ही रहेगा क्योंकि एलिमेंट तो सेम ही है, बस सबके मास नंबर डिफरेंट कर दो। तो इसका मास नंबर होता है 1, ठीक है, इसका मास नंबर होता है 2, इसका मास नंबर 3। याद करो जो हम ऊपर लिखते हैं वो मास नंबर होते हैं। अब इन सबके जो एटॉमिक नंबर्स होंगे वो सेम होंगे, तो 1 1 1 ऐसे लिखने का तरीका होता है। तो आइसोटोप की पहचान यही है, ऊपर वाले नंबर डिफरेंट, नीचे वाले नंबर सेम, ऐसे याद रखना। अब इनके कुछ नाम भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, अगर आप जाओगे तो इसको नाम दिया हुआ है प्रोटियम, इसको नाम दिया गया है ड्यूटीरियम। तो कभी कभार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको सभी के याद नहीं करने, बट हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के नाम याद कर लेना। तो ये नाम है इनके, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। ऐसे ही फिर आप और भी आइटम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्लोरीन के आइसोटोप्स बना सकते हैं। सेकंड एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक का मास नंबर होता है 35, एक का मास नंबर होता है 37 और 17, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है। देखिए यहाँ पे सबके नीचे 1 1 क्यों आया, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो वो तो सबका सेम ही रहेगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो सबका 17 ही रहेगा, बस आप मास नंबर याद कर लेना बस। ऐसे ही आप ऑक्सीजन के भी लिख सकते हैं, कार्बन के भी लिख सकते हैं। तो आज तकरीबन एलिमेंट्स के आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटोप से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और आता है कि इनकी ना हमारी रियल लाइफ में एप्लीकेशन पूछता है टीचर कि भाई आइसोटोप्स का हमारी जिंदगी में क्या यूज है। तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके हम अपना लाइफ में उनका जो है एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो उसमें 3 आइसोटोप्स आपको याद रखने हैं। पहला आपको आइसोटोप याद रखना है किसका, आयोडीन का। ये 3 ही याद करने हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। फिर आपने अगला याद रखना है आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट एक एलिमेंट होता है। और आखिरी आपको याद रखना है आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। तो ये 3 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, आइसोटोप ऑफ आयोडीन, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। आयोडीन का सिंबल होता है आई, ठीक है, और कोबाल्ट का होता है CO सॉरी, और यूरेनियम का U होता है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इनके जो आइसोटोप्स होते हैं, ये हमारी रियल लाइफ में यूज होते हैं। तो आयोडीन का यूज किया जाता है ग्वाइटर की ट्रीटमेंट में। मैं सिर्फ डिसीज का नाम लिख रहा हूं, ठीक है, ग्वाइटर की ट्रीटमेंट में,
ठीक है, ट्रीटमेंट। ग्वाइटर एक डिसीज होती है जो आयोडीन की डिफिशियंसी होती है, तभी आपको कहा जाता है कि आयोडाइज सॉल्ट खाइए। तो जो लोग आयोडाइज सॉल्ट कम खाते हैं तो आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से ग्वाइटर नाम का एक डिसीज होता है, यहाँ पे गला के यहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग से ज्यादा हो जाती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं आइसोटोप ऑफ आयोडीन। कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है उसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। और यूरेनियम जो होता है ये एक फ्यूल की तरह काम करता है इन फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस होता है जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो वहां पर यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज होता है, इसका आइसोटोप, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल्स ऐसे याद कर लेना क्योंकि ये थ्योरी पार्ट में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है बच्चे आइसोबार। अब आइसोबार में आपने बस इसका उल्टा लिखना है। अभी पीछे आपने क्या बोला, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, लेकिन आप इसको उल्टा बोलिए, रिवर्स वे में, मतलब ऐसे बोलना है। इसमें आप ऐसे याद रखना कि एटम्स ऑफ, देखिए वो एटम थे एक ही एलिमेंट के, बट यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, उल्टा करना है ना। तो यहां पर आप लिखोगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम, इस बार क्या हो जाएगा दोस्त, मास नंबर, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया तो एलिमेंट ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर आपको उल्टा याद रखना है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं सर, इसके एग्जांपल में 2 एग्जांपल याद रख लेना, आर्गन और कैल्शियम। आर्गन और कैल्शियम दोनों का मास नंबर सेम होता है 40, बट एटॉमिक नंबर इसका 18 होता है, याद करो, इसका 20 होता है। तो आर्गन और कैल्शियम, ये 2 एग्जांपल याद कर लीजिए आइसोबार में अगर आपको टीचर पूछता है। तो आइए बच्चे, अब हमारा बचा है बस आखिरी टॉपिक। देखिए लेक्चर जरूर लंबा हो गया है लेकिन काम का है, ठीक है। तो पढ़ाई तो देखिए इस तरह से होती है, हार्डवर्क नहीं करेंगे तो नंबर कैसे आएंगे। देखिए तो वही मैं आपको शुरू से बोलता रहा हूं, अगर आपने अभी स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ये सारे टॉपिक्स में से ही ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आपने बस अब ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आप बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आखिरी टॉपिक जो हमारा रहता है सर वो होता है एवरेज एटॉमिक मास। ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। अगर इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो एक न्यूमेरिकल होगा। एक्चुअली में जो एवरेज एटॉमिक मास होता है जनरली आइसोटोप्स के लिए निकाला जाता है, क्योंकि आइसोटोप के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन देखें तो इसका मास है 35, उसका मास है 37। तो बच्चे के साथ कंफ्यूजन नहीं होगी कि भाई मैं किसका मास लूं, मैं 35 के साथ न्यूमेरिकल बनाऊंगी 37 से बनाऊं। तो उन्होंने क्या बोला साइंटिस्ट लोगों ने कि जिन भी एलिमेंट्स का आइसोटोप एग्जिस्ट करता है तो आप उनके मास नंबर का एवरेज ले लीजिए। तो आपने एवरेज लेना है। तो जनरली ये किसके लिए फाइंड किया जाता है, आइसोटोप्स के लिए फाइंड किया जाता है, क्योंकि वहां पर मास नंबर डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसी वजह से एवरेज लेकर एक ऐसा मास नंबर ढूंढ लिया जाता है जो सभी के लिए इक्वल मान लिया जाता है। मतलब वही चीज को फिर हम यूज करके आगे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते हैं। तो इसमें फॉर्मूला होता है जो आपको लर्न करना है। देखो अभी अगर आइसोटोप्स की बात हो रही है तो दोनों एलिमेंट्स आप ले लीजिए XX। अब दोनों का क्या डिफरेंट लेना पड़ेगा, मास नंबर। तो भाई एक का मास नंबर आप ले लो A1 और एक का मास नंबर ले लो A2, और दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ZZ, है ना भाई, क्योंकि आइसोटोप है। तो एटॉमिक नंबर सेम कर दो, मास नंबर डिफरेंट कर दो। अब इनकी ना टीचर आपको परसेंटेज देगा, ये जो न्यूमेरिकल होता है परसेंटेज बेस्ड होता है। तो बताएगा कि अर्थ में इनका अबंडेंस कितना है, मतलब अर्थ में कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। तो मान लीजिए ये अर्थ में पाया जाता है X% और ये अर्थ में पाया जाता है Y%। तो फिर आपको क्या करना होता है, बस फॉर्मूला याद रखना है। तो क्या फॉर्मूला है देख लो सारे बच्चे। तो फॉर्मूला कैसे याद करना है देख लीजिए। फॉर्मूला रहेगा आपका एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है, देख लीजिए क्या है। पहले तो आपने क्या करना है, पहले परसेंटेज लेना है फर्स्ट का। तो फर्स्ट वाले का परसेंटेज बताओ कितना है, X। तो आपने X/100 कर देना है उसके मास का, जितना भी उसका मास दिया है। जैसे उसका मास है A1 तो X/100 उसका परसेंटेज लिया और इनटू में A उसका मास नंबर, फिर प्लस में ऐसे Y के साथ करो। Y दूसरे का परसेंटेज है Y और उसका मास नंबर है A2। तो इस तरह से ले लेंगे। तो दोनों के मास लेने विद देयर परसेंटेज। तो X/100 इंटू A1, Y/100 इंटू A2। बस A1 A2 XY टीचर आपको दे देगा, फॉर्मूले में डाल देना, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। और इसकी यूनिट होती है U।
इसको जब ये निकल कर आएगा तो यू में आएगा, इसको यूनिफाइड मास कहा जाता है। पहले इसका जो यूनिट था वो एटॉमिक मास यूनिट था, AMU लिखा करते थे, बट उसको चेंज करके यू कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह को आप ये फॉर्मूला यूज करें। और जैसे अगर आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे करके दिखा देता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो देखिए, अगर मैं इस पे एक न्यूमेरिकल आपके लिए बनाऊं तो देखो, मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, बस समझा रहा हूं। अब मान लो क्लोरीन जैसे हमने लास्ट टाइम लिया था उसी को ले लेते हैं। तो क्लोरीन का एक का मास हमने कितना देखा था, 35 था, और एक का 37 था, और एटॉमिक नंबर दोनों का 17 अब इस वाले की जो अर्थ में परसेंटेज होती है वो 75% के अराउंड होती है, और इस वाले की होती है 25% के अराउंड। तो टीचर बस आप कहेगा कि इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल दो। तो एवरेज एटॉमिक मास का जो मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, बस आपको वो लगा देना है। तो बताओ क्या फॉर्मूला है। तो सर एवरेज एटॉमिक मास इसका जो बनेगा वो बनेगा सर इसकी परसेंटेज। तो इसकी परसेंटेज आपने दी है 75, तो 75/100 मल्टीप्लाई में इसका मास नंबर जो कि आपने दिया है 35, फिर प्लस आ जाएगा, फिर दूसरे की परसेंटेज जो आपने दी है 25, तो 25/100 और इंटू में इसका मास जो कि 37 है। बस इसको और आपने सॉल्व कर देना है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसका आंसर आएगा 35.5 U। यानी कि आज हम क्लोरीन का जो मास लेते हैं वो ना हम 35 लेते हैं ना 37 लेते हैं, हम न्यूमेरिकल करते वक्त 35.5 लेते हैं, जो कि इसका कहलाता है एवरेज एटॉमिक मास। तो देखा स्टूडेंट्स, तो मैंने आज आपको आज की क्लास में जो मैंने बात करी थी वो सारे टॉपिक्स मैंने विद एग्जांपल आपको समझा दिए हैं। और अगर आप ये टॉपिक अच्छे ढंग से करके जाते हैं तो एग्जाम भी इन्हीं टॉपिक से ही ज्यादा आता है। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर जरूर किया करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर कर लें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और काम की वीडियो, हम सिर्फ काम की बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। जो काम की चीज है वो आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगी। तो तब तक बच्चे पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।